2020 में अरब देशों और इजराइल के बीच एक एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट से पहले अरब देशों का जो स्टांस था इजराइल को लेकर वो बहुत क्लियर था। एक कब्जा और जुल्म करने वाली पावर। इजराइल के साथ तब तक कोई रिलेशन नहीं जब तक फिलिस्तीन को फुल स्टेटहुड नहीं मिल जाती। लेकिन अचानक से इस डील के तहत आज यूएई, बहरीन, मोरक्को ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया और अब सऊदी अरब भी इस रेस में शामिल होने को तैयार है। आखिर क्यों? अगर हम 2002 की अरब पीस इनिशिएटिव देखें तो वो कहती थी इजराइल को तमाम अरब देश तभी मानेंगे जब वो फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट दे दे। लेकिन 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स के साथ यूएई और बहरीन ने ये प्रिंसिपल तोड़ दिया। उन्होंने कहा अब हम प्रैग्मैटिज्म चाहते हैं। प्रैग्मैटिज्म मतलब ट्रेड, टेक्नोलॉजी और अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी। और इस प्रैग्मैटिज्म की कीमत चुकानी पड़ी फिलिस्तीन को। अब अगर तुम गल्फ कंट्री से कुछ भी पूछ लो, उनका यही कहना है हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट देखा। और नेशनल इंटरेस्ट का मतलब उनके लिए टूरिज्म, टेक और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। यूएई और इजराइल का ट्रेड 2020 में $50 मिलियन था, जो 2024 तक $3.3 बिलियन से भी ज्यादा हो गया। इजरायली टूरिस्ट्स यूएई में आने लगे, बिजनेस डील्स हुई, टेक्नोलॉजी शेयरिंग हुई। लेकिन सवाल यह है, क्या पैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अपने मुस्लिम भाइयों को भूल जाना जस्टिफाइड है? क्या फिलिस्तीन के हक को बिजनेस डील में ट्रेड करना सही है? अब गल्फ लीडर्स का एक और रीजन है, ईरान। उनका कहना है ईरान हमारे लिए थ्रेट है। But I've seen that you called the Ayatollah Khamenei the new Hitler of the Middle East. bila shak. Absolutely. इजराइल भी ईरान को थ्रेट मानता है, तो हम दोनों साथ हैं। लेकिन ये सिक्योरिटी लॉजिक उल्टा पड़ सकता है। गल्फ कंट्रीज ने खुद को यूएस इजराइल एक्सिस से जोड़ लिया और अब वो ईरान के लिए लेजिटिमेट टारगेट बन गए, क्योंकि उनके यहां अमेरिकन बेस हैं। जब ईरान ने 2024 में इजराइल पर मिसाइल अटैक किया तो गल्फ के रडार स्टेशंस ने इजराइल को हेल्प की। मतलब वो वॉर का हिस्सा बन गए, न्यूट्रल नहीं रहे। और जो कंट्री वॉर में घुसती है उसकी इकोनॉमी, उसकी स्टेबिलिटी सब सबसे पहले खतरे में आती है। अब्राहम अकॉर्ड्स का असली इंजन क्या था? ईरान का खौफ। और यही वो जगह है जहां गल्फ कंट्रीज ने अपनी न्यूट्रलिटी बेची और खुद को यूएस इजराइल एक्सिस में जोड़ लिया। पहले ये समझते हैं ईरान अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा क्यों नहीं है। देखो, अब्राहम अकॉर्ड्स का पूरा फ्रेमवर्क ईरान को आइसोलेट करने के लिए बनाया गया था। गल्फ कंट्रीज ने इजराइल के साथ नॉर्मलाइज किया, लेकिन ईरान को इंटेंशनली बाहर रखा गया, क्योंकि यूएस और इजराइल चाहते थे कि ईरान के खिलाफ एक रीजनल अलायंस बन जाए। लेकिन ईरान ने कभी इस फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट नहीं किया। 2026 में भी 51 ईरानी एमपीज ने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को कहा कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स के खिलाफ रेवोल्यूशनरी स्टांस ले। ईरान का कहना है कि ये अकॉर्ड्स फिलिस्तीन के हक के खिलाफ हैं और गल्फ कंट्रीज ने अपनी आइडेंटिटी बेच दी। तो फंडामेंटल डिफरेंस ये है, ईरान इजराइल को कब्जा करने वाली पावर मानता है और उसको रिकॉग्नाइज करने से इनकार करता है। जब तक फिलिस्तीन को फुल स्टेटहुड नहीं मिलती, ईरान के लिए इजराइल से कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं। सऊदी अरब अभी तक इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन वो बड़े पर्दे पर नेगोशिएशंस कर रहा है। सऊदी चाहता है अमेरिका से फॉर्मल डिफेंस पैक्ट, F-35 फाइटर जेट्स, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की हेल्प, और इसके बदले में सऊदी इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा और फिलिस्तीन के मामले पर सिर्फ टोकन जेस्चर देगा, जैसे पाथवे टू स्टेटहुड बोलकर टालना। यानी जो एक बार फिलिस्तीन की फुल स्टेटहुड की गारंटी मांगी जाती थी, अब वो एक सिंबॉलिक लाइन रह गई है।